किसी भी देश की पहचान उसकी आत्मा उसके संविधान में बसती है। और भारत का संविधान, वो सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। वो उम्मीदों, जबरदस्त बहसों और मुश्किल समझौतों की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए आज भारत के संविधान बनने की इसी असाधारण कहानी को समझते हैं। ये तस्वीर, ये उस ऐतिहासिक पल की गवाह है। 3 साल के दिन रात की मेहनत का नतीजा जो बस एक दस्तावेज में सिमट गया। लेकिन इस तस्वीर में जो शांति दिख रही है ना, वो उस तूफान को छुपा रही है जिसके बीच इस संविधान ने असल में जन्म लिया था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, इसका सबसे बड़ा तनाव। सोचिए, एक तरफ थी आज़ादी की वो बेइंतहा खुशी, एक नए भविष्य की उम्मीद, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ था बंटवारे का वो भयानक दर्द, वो तबाही जिसने रातों रात लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। तो आखिर वो कौन सी चुनौतियां थी, वो कौन से तूफान थे जिनसे इस नए नवेले राष्ट्र को एक साथ जूझना था, और जिनके जवाब इसी संविधान को ढूंढने थे। देखिए, ये कोई 1-2 मुश्किलें नहीं थी, ये तो मुश्किलों का एक पूरा बवंडर था। बंटवारे की वो खौफनाक हिंसा, लाखों शरणार्थी जो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, और तो और 500 से ज्यादा रियासतें जिनका भविष्य तय नहीं था कि वो भारत के साथ रहेंगी या नहीं। इन सब के बीच एक देश बनाना था। अब सवाल ये था कि इस नामुमकिन से लगने वाले काम को करेगा कौन। ये जिम्मेदारी मिली एक खास समूह को, जिसे हम जानते हैं संविधान सभा के नाम से। पर कौन थे ये लोग? ये जो संविधान सभा थी ना, ये कोई आम चुनाव से नहीं बनी थी। इसके सदस्यों को 1945-46 में जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, उन्होंने चुना था। तो असल में ये एक ऐसी सभा थी जिसके कंधों पर इतिहास के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब देने का बोझ था। अब इस सभा की बनावट को देखें तो इसमें कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त दबदबा था। करीब 82% सदस्य कांग्रेस के ही थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वहां बस एक ही तरह की सोच या एक ही आवाज थी। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। भले ही बाहर से ये एक पार्टी का दबदबा लगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही विचारों का पूरा इंद्रधनुष था। समाजवादी भी थे तो जमींदारों के हिमायती भी, सेक्युलर सोच वाले भी थे तो परंपरावादी भी, सब एक ही छत के नीचे। और उनके बीच जो बहसें होती थीं, वो वाकई देखने लायक थीं। तो सवाल ये है कि इस सभा ने अपना काम शुरू कैसे किया? तो सबसे पहले उन्होंने एक विजन तय किया, एक मकसद जो आने वाले संविधान की बुनियाद, उसकी आत्मा बनने वाला था। और ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। तारीख थी 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। और ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये आने वाले भारत से किया गया एक वादा था। इस प्रस्ताव ने क्या कहा? इसने साफ तौर पर भारत को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, यानी एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बताया। इसने हर नागरिक को न्याय, बराबरी और आज़ादी की गारंटी दी। और सबसे ज़रूरी बात, इसने अल्पसंख्यकों और पिछड़े इलाकों के लिए खास सुरक्षा उपायों का वादा किया। उस वक्त नेहरू के शब्दों में उस ऐतिहासिक जिम्मेदारी का पूरा बोझ महसूस किया जा सकता था। पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर थीं। सब देख रहे थे कि क्या ये उथल-पुथल से भरा देश खुद को एक कामयाब लोकतंत्र के रूप में ढाल पाएगा। तो देखिए, अगर नेहरू इस सभा के विजनरी थे, एक सपना देखने वाले, तो सरदार पटेल थे इसके सबसे बड़े रियलिस्ट। उनका काम था पर्दे के पीछे अलग अलग गुटों में, विरोधी विचारों में सहमति बनाना, देश को एक धागे में पिरो के रखना। और फिर आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, यानी उनकी जिम्मेदारी थी इन सभी सपनों, बहसों और सिद्धांतों को लेना और उन्हें एक मजबूत कानूनी दस्तावेज की शक्ल देना। सही मायनों में वो इस संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट थे। तो विजन तो तय हो गया, लेकिन अब शुरू हुई उस विजन को कागज पर उतारने की, उसे कानून का जामा पहनाने की लंबी और बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया। ये सफर कोई छोटा नहीं था, पूरे 3 साल लगे। दिसंबर 1946 में बहसें शुरू हुईं। बीच में अगस्त 1947 में आज़ादी और बंटवारे का वो भयानक दौर आया, जिसने हर चीज़ को और मुश्किल बना दिया। और आखिरकार नवंबर 1949 में जाकर संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ। सोचिए, इन 3 सालों में कितनी बातें हुई होंगी, कितनी बहसें हुई होंगी। इसका अंदाज़ा बस एक नंबर से लगाइए, 11।
जी हाँ, पूरी संविधान सभा की कार्यवाही को छापने के लिए 11 भारी भरकम किताबें लगे। एक एक शब्द, एक एक दलील को उसमें दर्ज किया गया। और ये सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं। सभा में जो भी बहस होती थी वो अखबारों में छपती थी, लोग उसे पढ़ते थे, उस पर अपनी राय देते थे और यहाँ तक कि आम जनता को भी अपने सुझाव भेजने के लिए कहा गया था। अब इतने बड़े काम को करने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए था, तो काम को बांटा गया। अलग अलग कमेटियां बनाई गई। यूनियन पावर्स कमेटी नेहरू के पास थी, प्रोविंशियल कमेटी पटेल के पास और सबसे अहम ड्राफ्टिंग कमेटी की कमान थी डॉक्टर अंबेडकर के हाथों में। तो इन 3 सालों की बहसों, इन कमेटियों की मेहनत और जनता के सुझावों, इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा था दुनिया का सबसे लंबा और शायद सबसे डिटेल्ड संविधान। तो चलिए वापस उसी तस्वीर पर लौटते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, हस्ताक्षर करते हुए नेताओं की तस्वीर। अब ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, अब हम जानते हैं कि इन हस्ताक्षरों के पीछे 3 साल का संघर्ष है, हजारों घंटों की बहस है और एक बिखरे हुए देश को जोड़ने का मजबूत इरादा है। एक सवाल हमेशा उठता है कि भाई, भारत का संविधान इतना लंबा क्यों है? जवाब सीधा है, क्योंकि जिस देश के लिए ये बन रहा था वो खुद बहुत विशाल और विविध है। इस दस्तावेज को हर भाषा, हर धर्म, हर समुदाय को ये भरोसा दिलाना था कि ये उनका भी देश है। इसे अतीत के जख्मों पर मरहम भी लगाना था और भविष्य के लिए एक मजबूत बुनियाद भी रखनी थी। तो आखिर में ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। आज 75 साल बाद ये सवाल सोचने वाला है कि उस संविधान सभा में जो बहस करने का, एक दूसरे को सुनने का और मिलकर रास्ता निकालने का जज्बा था, वो जज्बा आज हमारे देश में कितना जिंदा है।